तो अकाउंटिंग रेशियोज लिखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज। ठीक है जी। सबसे पहला आता है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेशियोज। सेकंड होता है सॉल्वेंसी रेशियोज। थर्ड है जी टर्नओवर, या इसका दूसरा नाम होता है एक्टिविटी रेशियोज। और फोर्थ आता है जी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है जी, चारों नाम लिख लो पहले। हम्म, तो पहले पढ़ेंगे लिक्विडिटी से। नंबर वन, लिक्विडिटी रेशियोज। पहले आपको पता होना चाहिए लिक्विडिटी का मतलब। लिक्विडिटी मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी एसेट टू कन्वर्ट इन कैश। किसी भी एसेट की कोई प्रॉपर्टी कि वो कैश में कब कन्वर्ट होती है। इफ इट कन्वर्ट्स इन कैश इन शॉर्ट पीरियड मीन्स द एसेट इज हाईली लिक्विड। ठीक है जी। तो अगर वो जल्दी से हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स वो हाईली लिक्विड है। जैसे कि आपका कैश खुद ही या बैंक में जो पैसा पड़ा है, कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो हाईली लिक्विड हो गया। ठीक है जी। और अगर उसको आप इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो लेस लिक्विड हो गया। जैसे स्टॉक है, आज मैं चाहूं कि आज के आज मेरा सारा स्टॉक बिक जाए, तो नहीं बिक सकता। ठीक है जी। मैं चाहूं मेरे डेटर आज के आज सारा पैसा दे दें जिनसे मैंने पैसा लेना है, तो मोस्टली डेटर से पैसा मिल जाता होता है, तो वो लिक्विड मान सकते हैं उसको। चलो जी, तो अब लिक्विडिटी का मतलब पता लग गया। आगे लिखो, देयर आर 2 रेशोज इंक्लूडेड इन इट। तो लिक्विडिटी में 2 रेशो इंक्लूड होती है। नंबर वन इज, ए पॉइंट डाल दो। ए आपका आ गया करंट रेशो, ये सबको पता ही है, करंट रेशो। और दूसरा आता है लिक्विड रेशो, और इसका दूसरा नाम भी होता है क्विक रेशो। ठीक है जी। 2 रेशो है हमारे पास, एक करंट रेशो, एक लिक्विड या क्विक रेशो। जल्दी से इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। पहला आ गया मेरा करंट रेशो, सी आर करंट रेशो का फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख लेते हैं, करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लियाबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स को करंट लियाबिलिटी से डिवाइड कर देना है, तो मेरा करंट रेशो आ गया। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है वो भी सुन लो। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश आ गया, बैंक आ गया,
शॉर्ट टर्म कैश आ गया, बैंक आ गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ गई, डेटर्स आ गए, इन्वेंट्री आ गई। ठीक है, और यही है, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर, इन्वेंट्री। तो करंट एसेट्स में ये इंक्लूड होते हैं। करंट लिएबिलिटीज में, मेरे क्रेडिटर्स आ गए, और शॉर्ट टर्म लोन्स आ गए। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म लोन आ गए, बिल्स पेबल आ गए, हाँ बिल्स पेबल, और ऊपर आ जाएगा हाँ बिल्स पेबल। और करंट एसेट में एक नाम और याद आ गया, बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल पैसा लेना है, पेबल मतलब पैसा देना है, तो वो रिसीवेबल एसेट है और पेबल आपकी लिएबिलिटी है। ठीक है जी, तो करंट एसेट करंट लिएबिलिटी बता दिया मैंने। इसके बाद लिखते हैं इसका आइडियल रेशो। आइडियल रेशो मतलब मेरी कंपनी का करंट रेशो कितना होना चाहिए, ताकि मैं अपनी करंट लिएबिलिटीज को इजीली पे कर दूं, टाइमली पे कर दूं, इजीली पे कर दूं। तो आइडियल रेशो होता है जो 2:1, ये सबको पता होना चाहिए। आइडियल रेशो का मतलब मैंने अभी अभी बताया कि मेरी कंपनी का करंट रेशो कितना होना चाहिए, ताकि मैं अपनी करंट लिएबिलिटी को टाइमली और इजीली पे कर दूं, मेरे को कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए एक एग्जांपल समझो कि मान लो सारे के सारे जो मेरे क्रेडिटर्स हैं, जिनको मैंने पैसा देना है, वो मेरे से पैसा मांगने आ गए आज। तो मेरे को पेमेंट करनी है, मैं कहाँ से अरेंज करूंगा? सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा मेरे पास कैश कितना पड़ा है, मैं उनको दे दूंगा। कैश पूरा नहीं हुआ तो मैं मेरा बैंक चेक करूंगा, बैंक में कितना पैसा पड़ा वो भी दे दूंगा। वो भी पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को बेच दूंगा, वहां से पैसा अरेंज कर लूंगा, वो दे दूंगा। फिर भी पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैंने मेरे डेटर से पैसा लेना है, उनसे पैसा मांग के क्रेडिटर को दे दूंगा। फिर भी पूरा नहीं हो रहा तो स्टॉक को बेचने की कोशिश करूंगा, लेकिन स्टॉक इजीली नहीं बिकता, एक दिन में कैसे बिक जाएगा? और बिल रिसीवेबल, इनसे भी मैं पैसा अरेंज करने की कोशिश करूँ। ठीक है जी, तो आइडियल रेशियो 2:1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो एसेट्स है, जो करंट एसेट्स है, वो करंट लिएबिलिटीज के डबल होनी चाहिए, मिनिमम डबल होनी चाहिए। अब मान लो किसी कंपनी का आइडियल रेशियो है 5:1, तो वो कंपनी ज्यादा अच्छी नहीं है। किसी कंपनी का आइडियल रेशियो, करंट रेशियो है 5:1, इसका मतलब उसकी जो करंट एसेट्स है करंट लिएबिलिटी के 5 टाइम्स है। देखने में अच्छा लगता है बट ये अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा करंट एसेट्स है। क्यों रखी हुई है उसने ज्यादा करंट एसेट? कैश है तो वो कैश को कहीं इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, बैंक में पैसा है तो उसको भी कहीं इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, डेटर उसने क्यों ज्यादा कर रखे हैं, उधार में पैसा, उधार में सेल किया हुआ क्यों, इन्वेंट्री ज्यादा है तो क्यों वो बिक क्यों नहीं रही? तो ज्यादा करंट रेशियो होना अच्छा नहीं है, मतलब 2:1 के आसपास हो तो ओके है। ठीक है जी, आपको पता लग गया। इससे रिलेटेड जो आप क्वेश्चन आते हैं उसमें एक फॉर्मूला और आपको काम आता है, वर्किंग कैपिटल। ये एक फॉर्मूला और लिख लो, ये भी आपको क्वेश्चंस में। हाँ जी पुनीत, कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलो। पुनीत बोलो। सर मैंने पूछना कि जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो भी हाँ करंट एसेट हाँ है। हाँ, हाँ जी बिल्कुल सही। प्रीपेड एक्सपेंस भी आपका करंट एसेट होता है, जो आपने पहले से एडवांस में खर्चे पे कर दिए वो भी करंट एसेट। सही। चलो, अब वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला और आपको काम में आता है, वो लिख लो। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लिएबिलिटीज। ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है, ये भी क्वेश्चंस में काम आता है। ठीक है जी, तो इसके आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं करंट रेशो में, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्विक रेशो।
क्विक रेशियो का दूसरा नाम मैंने बताया लिक्विड रेशियो। इसका फॉर्मूला लिखो पहले। इसका फॉर्मूला होता है जी करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक सेकंड। तो करंट एसेट्स को अपने शॉर्ट फॉर्म में सीए लिख देते हैं, ये पूरा नहीं आ रहा यहाँ पे। तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाई करंट लिएबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसका भी एक आइडियल होता है। इसका आइडियल होता है जी 1:1। मतलब जितनी आपके पास करंट लिएबिलिटीज है उतनी ही क्विक एसेट्स होनी चाहिए। अब क्विक एसेट्स मैंने अभी नाम लिया, मतलब क्विक एसेट्स क्या होती है? क्विक एसेट्स इज इक्वल टू जो मैंने ऊपर लिखा है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आपकी क्विक एसेट्स है। मतलब एकदम से जो पैसा मिल जाएगा क्विक एक, है ना। करंट एसेट्स में से ऐसी कौन सी चीज है जो एकदम से पैसा नहीं मिलता? वो इन्वेंट्री है, आज की आज नहीं बिक सकती, तो इसलिए उसको हटा दो। और प्रीपेड एक्सपेंस जो आपने पहले से पे कर दिए वो आपको वापस थोड़ी मिलेंगे। मोबाइल का रिचार्ज करवा लिया 2 साल का, 2 महीने बाद बिजनेस बंद कर रही हूँ या 2 महीने बाद पैसा चाहिए तो वापस नहीं मिलेगा, छोड़ दो। तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब जो बाकी की मेरी करंट एसेट बच गई, ऊपर चेक करो। करंट एसेट में बाकी क्या बच गया? कैश बच गया, बैंक बच गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बच गई, डेटर बच गया और बिल रिसीवेबल बच गया। इनसे पैसा मेरे को इजीली मिल जाएगा, जब चाहूंगा तब पैसा मिल जाएगा। तो इसलिए इनको क्विक एसेट्स बोलते हैं। ठीक है जी, ये 1:1 होना चाहिए। हो गया। इसके भी क्वेश्चंस में आपको वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये आपको कर लेना है। ठीक है जी, तो लिक्विडिटी में इससे ज्यादा नहीं है कुछ। क्वेश्चन जरूर करने हैं और मेरे को डाउट पूछते रहना। सेकंड टाइप आ जाता है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी रेशियोज ये लिख लेते हैं। इसमें आपके पास सबसे पहले आता है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो सिंपल है ये। फॉर्मूला होता है इसका डेट डिवाइड बाय इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। चलो एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको, सुनते जाओ ध्यान से। डेट मीन्स, लिखो, डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स which the company has to pay after 1 year, जो 1 साल बाद पे करनी है। हमने उधार ले रखा है और जो 1 साल बाद पे करना है। इसके एग्जांपल बता देता हूं मैं। इसके एग्जांपल होते हैं डिवेंचर, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका डिवेंचर्स। आज कंपनी ने डिवेंचर इशू कर दिए, पब्लिक से पैसा ले लिया, 5 साल बाद दे रहे हैं, 10 साल बाद दे रहे हैं, तो डेट में आ गए। एक होता है बैंक लोन, एक होता है पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है जी, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी होते हैं। तो डेट में ये सब चीजें इंक्लूड हो जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। कहीं पे डेट लिखा आ गया उसका मतलब लॉन्ग टर्म है, जो मेरे को 1 साल के बाद पे करना है। और जो करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी हमने पीछे पढ़ी है, वो विद इन 1 ईयर पे करना होता है, 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है।
तो जो करंट लिएबिलिटी है वो शॉर्ट टर्म होती है और जो डेट है वो लॉन्ग टर्म होती है। पता लग गया जी? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इक्विटी समझते हैं। इक्विटी के बहुत सारे नाम होते हैं। इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड भी बोल देते हैं, या इक्विटी को हम ओनर इक्विटी भी बोल देते हैं, या ओनर्स फंड भी बोल देते हैं। ओनर्स फंड बोल देते हैं या ओनर्स इक्विटी बोल देते हैं। ये सब भी आप नाम लिख लो। ओनर मतलब मालिक। ठीक है जी? तो जो ओनर का पैसा है उसको हम इक्विटी बोलते हैं। और कंपनी में ओनर का पैसा क्या होता है? इसमें दो चीजें आती है इक्विटी में। नंबर वन आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आता है। और सेकंड आता है जी रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है जी? इन दोनों को जब मैं प्लस कर दूंगा, चलो फॉर्मूला ही बना लेते हैं। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू मेरी इक्विटी बन गई। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी? तो इक्विटी में दो ही चीजें आती है, ध्यान रखना। इक्विटी में दो चीजें आती है, एक शेयर कैपिटल आता है, एक रिजर्व एंड सरप्लस। बस। अब शेयर कैपिटल में बहुत कुछ आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत कुछ आता है। वो जब आप फर्स्ट चैप्टर की बैलेंस शीट याद करोगे वो करनी पड़ेगी आपको। चलो जी, अब शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है कौन बताएगा? चलो कोई बच्चा, शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है बोलो। एनीवन बोल दो जल्दी से, बोल दो। फिर क्या क्वेश्चन है? शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है? सर इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस वाले। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बिल्कुल सही। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है जी? तो ये दो चीजें आती है। और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? चलो अब कोई और बच्चा बता दो, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है? पुनीत कौर। सर जनरल रिजर्व्स। जनरल रिजर्व, बिल्कुल सही। और सर सिक्योरिटी प्रीमियम। बिल्कुल सही, गुड। सिक्योरिटीज प्रीमियम। और रिटेन्ड कैपिटल अर्निंग्स। रिजर्व। रिटेन्ड अर्निंग, बिल्कुल सही। बोलते जाओ कैपिटल जितने रिजर्व। जितने नाम पता है। और बोलो। कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, बिल्कुल सही। सर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बिल्कुल सही है, सुनना चाह रहा था मैं। अगर तुम अभी ना बोलते तो मैं बोलता कि हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। ते एक सर होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी हो सकता है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, गुड। तो बहुत सारी रिजर्व होती है। चलो, तो इक्विटी में पता लग गया। इक्विटी में दो ही चीजें आती है इक्विटी में, शेयर होल्डर फंड और रिजर्व एंड सरप्लस। चलो जी, तो डेट हो गया, इक्विटी हो गया। डेट मैंने बता दिया, डेट मीन्स लॉन्ग टर्म। अब इसका भी एक आइडियल होता है, डेट इक्विटी फंड रेशियो, सॉरी, डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल। ये होता है 2:1। जैसा आपका करंट रेशियो का 2:1 था, इसका भी 2:1 है। अब इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। अभी मैंने बताया था। इसका मतलब है कि जो डेट है, जो उधार है मेरे, वो मेरी कैपिटल के या शेयर होल्डर फंड के डबल तक होके है। अब जो भी मैंने डेट इश्यू की है, डिबेंचर इश्यू की है, डेट मीन डिबेंचर, उसके ऊपर मेरे को क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है। डेट मतलब उधार का पैसा, इक्विटी मतलब खुद का पैसा, कैपिटल। तो डेट के ऊपर ब्याज पे करना है। जितना ज्यादा डेट होगा, जितने ज्यादा उधार होंगे, उतना ज्यादा ब्याज पे करना पड़ेगा, है ना? तो कंपनी चाहती है इसको मिनिमाइज करना, मिनिमाइज करना, इस रेशो को कम से कम रखना,
जितना कम उतना अच्छा। ठीक है जी। मेरी कंपनी का डेट इक्विटी है मान लो 0.2 और एक कंपनी है जिसका है 0.5, तो 0.2 वाली गुड है ना। ये गुड कंपनी होगी क्योंकि इसको ब्याज कम पे करना है, इसने उधार कम लिया हुआ है। अब ब्याज कम पे करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, ब्याज ज्यादा पे करोगे तो प्रॉफिट कम आएगा, है ना। आ रहा है समझ में। हाँ जी, तो डेट इक्विटी हो गया। और इसमें इसमें आपको एक बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये क्वेश्चंस में काम आता होता है। बैलेंस शीट हम देखो वर्टिकल शेप में बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं कंपनी की बैलेंस शीट, लेकिन क्वेश्चंस में आपको काम आएगी हॉरिजॉन्टल। आप ये लिखो एक बार, लिएबिलिटीज और ये अमाउंट, एसेट्स और ये अमाउंट। ऐसी बैलेंस शीट पार्टनरशिप की होती है। हम कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे बनाएंगे, देखो क्यों बनाएंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना तो कई बार एक मिसिंग फिगर होती है, वो हमें ऐसे फाइंड करनी होती है। तो इसीलिए आपको कंपनी की बैलेंस शीट भी इस फॉर्म में पता होनी चाहिए। लिखते हैं चलो। लायबिलिटीज में सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड, और मैंने आपको बता दिया शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व एंड सरप्लस आती है। फिर लिएबिलिटीज में दूसरा आता है नॉन करंट लिएबिलिटीज, और फिर लिएबिलिटीज में आता है करंट लिएबिलिटीज। बस, लिएबिलिटीज में और कुछ नहीं आता। ठीक है। अब एसेट्स में देखते हैं क्या क्या आता है। एसेट्स में आता है आपके पास नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, बस और कुछ भी नहीं आता। और जो टोटल है वो फिर दोनों का बराबर हो जाएगा। अब किसी क्वेश्चन में मान लो, किसी भी क्वेश्चन में एक सेकंड, हाँ, अब किसी क्वेश्चन में मान लो आपको शेयर होल्डर फंड दे दिया, नॉन करंट एसेट दे दी, करंट एसेट दे दी, करंट लिएबिलिटी दे दी, मींस आपको नॉन करंट लिएबिलिटी गिवन नहीं है, तो क्या करोगे, ऐसी बैलेंस शीट बनाओगे, प्लस माइनस करोगे, आ जाएगा आंसर। और नॉन करंट लिएबिलिटी इज द अदर नेम ऑफ डेट, यही मेरा डेट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, लिख लो। नॉन करंट लिएबिलिटी जो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो वही तो मेरा डेट है। ठीक है जी। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। आपको डेट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, नॉन करंट एसेट्स आपको बता दी मैंने 5 लाख। ठीक है जी। 3, 3, 1, 2, फिर मैंने आपको वर्किंग कैपिटल बता दी 2 लाख। और और फिर मैंने उसके बाद आपको शेयर होल्डर फंड बता दिया। एक सेकंड, 5 और 3, तो ये आ गया क्या, 2, शेयर होल्डर फंड 2 लाख। चलो जी, आपको फाइंड करना है डेट इक्विटी रेशियो। करो। सर 2.5:1। 2.5 रेशियो। 2.5
देख लेते हैं। हाँ हाँ जी, और अभी और कौन बोला था? एक तो रिद्धिमन बोला, दूसरा कौन बोला था अभी? Sir, 2.5. 2.5, ठीक है। और बच्चे भी करो। किसको नहीं आ रहा वो बताओ। हाँ जी, 13 बच्चे हैं क्लास में, बाकी बोलो जल्दी से। सर 2.5:1। 2.5, ठीक ठीक। अब किसका नहीं आ रहा वो बता दो। पुनीत, रमन, और सॉरी रमन का तो आ गया। मनप्रीत, आरुषि, नित्यम, आदित्य वर्मा, आदित्य भार्गव, ऋषिता, कृष, नहीं बोल रहा। सर 2.5। आ गया या आज दूसरों को आंसर? 2.5 sir, ratio 1. चलो, तो मैं मान लूं सबका आंसर आ गया, चलें आगे। यस सर। सर मैं कर तो रही हूँ वेट। हाँ करो फिर, जल्दी करो, तो फिर बताया करो ना। हाँ मनप्रीत, हो गया क्या? सर आ गया 2.5:1। चलो गुड। तो इस तरह से आपको ये बैलेंस शीट की भी हेल्प की जरूरत पड़ती है। कोई मिसिंग फिगर हो तो ऐसे फाइंड करके आपको पता लग गया। डेट इक्विटी में और कुछ भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जो सेकंड रेशो होता है इसमें। सेकंड होता है जी प्रोप्राइटरी, जो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो करते हैं पहले। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ठीक है जी। फॉर्मूला लिखो इसका। इसका फॉर्मूला होता है जी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई टोटल इंटरेस्ट चार्जेस। ये फॉर्मूला है इसका। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय टोटल इंटरेस्ट चार्जेस। समझना इसको ध्यान से, है ना। अब ऊपर लिखा है मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर, मतलब पहले, किसके पहले? इंटरेस्ट के और टैक्स के। मतलब आपको ऐसा प्रॉफिट फाइंड करना है जिसमें ना तो अभी ब्याज पे किया ना टैक्स पे किया। ब्याज और टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट चाहिए मेरे को। और ये एक ऑर्डर है, पहले इंटरेस्ट पे होता है, फिर टैक्स पे होता है, और फिर डिविडेंड पे होता है। ऑर्डर होता है ये, पहले इंटरेस्ट पे होता है, अगर आपको नहीं पता तो लिखो, फिर उसके बाद टैक्स पे होता है, और फिर उसके बाद डिविडेंड पे होता है। ये ऑर्डर होता है, ठीक है। तो हमें ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें अभी टैक्स भी नहीं पे, इंटरेस्ट भी पे नहीं किया, टैक्स भी पे नहीं किया, और डिविडेंड भी पे नहीं किया। तो हाउ टू फाइंड दैट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। लिखते हैं क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर, आफ्टर टैक्स गिवन है। अब आफ्टर टैक्स गिवन है तो इसका मतलब टैक्स भी पे हो गया और इंटरेस्ट भी पे हो गया। ये गिवन है, लेकिन हमें तो बिफोर चाहिए ना। तो हाउ टू फाइंड देखते हैं, अगर आपको आता है तो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। ये मान लेते हैं आपको 5 लाख गिवन है, और आपको टैक्स रेट गिवन है 50%, और आपको 12% डिवेंचर गिवन है। 12% डिवेंचर गिवन है 2 लाख रुपए की। चलो जी, पहले तो मेरे को नेट प्रॉफिट बिफोर फाइंड करके दिखा दो।
चलो कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ जी, तो आप मेरे को पहले बिफोर फाइंड करके बताइए। So 10 12 lakh lakhs. 24,000. So कितना? 2,50,000. 2,60,000? नहीं बेटा, गलत है। Sir, 2,50,000. So नहीं। 250 बोला. The 10,24,000. यस यस, 1024 इज द आंसर। 1024 इज द आंसर, गुड। अरे 2 लाख कैसे आ सकते हैं? आप समझो, 2 लाख तो आ ही नहीं सकते। आप थोड़ा सा, ये कह रहा है कि टैक्स और इंटरेस्ट पे करने के बाद का प्रॉफिट 5 लाख है। तो टैक्स और इंटरेस्ट पे करने का प्रॉफिट इससे बड़ा आएगा या छोटा आएगा? पहले का बड़ा आएगा या छोटा आएगा? बोलो बड़ा. मंत्री। बड़ा आएगा ना, फिर 2 लाख कैसे बोल सकते हो आप? चलो, नहीं आता, मैं फाइंड करता हूँ। प्रोसेस सुनो ध्यान से। मैंने आपको बताया कि पहले इंटरेस्ट पे होता है, फिर टैक्स पे होता है, फिर उसके बाद आपके पास आएगा एनपी आफ्टर, आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसका मतलब जब मैं ऐड करूंगा, उल्टा चलूंगा, तो पहले मेरे को क्या ऐड करना है? पहले टैक्स या पहले इंटरेस्ट? बोलो। Tax. पहले टैक्स मेरे को ऐड करना है, बाद में इंटरेस्ट ऐड करना है। अब वो कैसे होगा? लेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो मेरे को पता ही नहीं है, टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट, मतलब मतलब ये वाला प्रॉफिट, यहां जो मैंने लाइन लगाई है ना, टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट, जो मेरे को नहीं पता, मैंने 100 मान लिया, इसी पे तो मैं टैक्स पे करूंगा। जो टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट है, उसी के ऊपर तो टैक्स पे करूंगा, 50 रुपए का। और फिर मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा एनपी आफ्टर टैक्स। एनपी आफ्टर टैक्स आ गया 50। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? किसी को डाउट है तो बता दो। देखो, मैंने आपको बताया कि पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है, फिर उसके बाद आता है आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आ जाता है। मेरे को चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को यहां वाला प्रॉफिट चाहिए, ये जो अभी लाइन बन रही है, मेरे को ये वाला प्रॉफिट चाहिए, मेरे को ये वाला प्रॉफिट चाहिए। तो मैं एक एक स्टेप ऊपर चलूंगा ना, है ना, एक एक स्टेप। तो पहले मैं टैक्स को जोड़ूंगा, फिर मैं इंटरेस्ट को जोड़ूंगा, तभी तो मैं ऊपर जाऊंगा। तो अब टैक्स को जोड़ने के लिए मेरे को ये वाला प्रॉफिट चाहिए, ये वाला प्रॉफिट चाहिए, एनपी बिफोर टैक्स, ये चाहिए। ये पता ही नहीं है मेरे को, तो मैंने एनपी बिफोर टैक्स 100 मान लिया, और इसमें मैंने फिर 50% जो टैक्स था वो पे कर दिया, और फिर मेरे पास एनपी आफ्टर टैक्स आ गया। अब मेरे अकॉर्डिंग तो एनपी आफ्टर टैक्स 50 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बता रहा है कि एनपी आफ्टर टैक्स 5 लाख है। तो दोनों कर दो डिवाइड, दोनों को डिवाइड कर दो। 5 लाख डिवाइड बाई 50, और मल्टीप्लाई उससे करो जो मुझे चाहिए। मेरे को बिफोर टैक्स चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मेरे पास आंसर आ गया 10 लाख। यहां तक कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? तो टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट आ गया मेरे पास, मतलब इन बिटवीन इंटरेस्ट और टैक्स, इन दोनों के बीच का प्रॉफिट आ गया मेरे पास। ये वाला प्रॉफिट 10 लाख आ गया। अब मेरे को इंटरेस्ट पे करने से पहले का प्रॉफिट चाहिए, तो इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट किसका? डिवेंचर का। डिवेंचर का ब्याज चेक कर लो, 2 लाख रुपए की डिवेंचर है, 12% ब्याज है। तो 2 लाख का 12% कितना? 24,000। तो 24,000 और जोड़ दो, तो 1024। अब आया समझ में? तो एनपी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल गया मेरे को 1024। ठीक है जी, ओके है। ओके है ना? बोलो। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, आपने तो बताया ही था, बाकी तो बोले।
नहीं बोलना। सर वो इंटरेस्ट कैसे आपने माइनस किया? माइनस नहीं किया बेटा, प्लस किया। अच्छा। ठीक है, 2 लाख का 12% 24,000 रुपये मैंने प्लस कर ठीक है दिया, सर। क्योंकि ऊपर चलना है ना, ऊपर चलना है तो प्लस करना पड़ेगा। चलो, अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू 1024 आपका एनपी आ गया था, इसको डिवाइड करेंगे टोटल इंटरेस्ट चार्जेस, जो ब्याज था आपका, ब्याज 24,000 रुपये का ब्याज था, कर दो इसको डिवाइड, 10 24 को 24 से डिवाइड करो, 42.67। तो ये आंसर आ गया। हाँ जी, 42.67 सही। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर तो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ब्याज देने के लिए मेरे पास कितने टाइम्स प्रॉफिट पड़ा है, टू पे द इंटरेस्ट। 1 रुपए का अगर मेरे को ब्याज देना है तो 42 रुपए का प्रॉफिट पड़ा है, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है जी, ये इसका मीनिंग है। सर वहां पर इंटरेस्ट चार्ज था। हाँ, तो चार्ज, इंटरेस्ट हमने कितना चार्ज किया या कितना पे किया, जो चौबीस चार्ज हो? हजार 24,000। ठीक है जी। हाँ। चलो जी। हाँ, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन और करते हैं जी, एक क्वेश्चन और करते हैं। एनपी लिखो आफ्टर, आफ्टर टैक्स इक्वल टू, एनपी आफ्टर टैक्स लिख लो आप, 3,60,000। और टैक्स रेट लिखो आप 40%, और 15% डिवेंचर लिख दो, 15% डिवेंचर लिख दो, 2 लाख। चलो जी, करो जल्दी से। नाइन लाख 30,000। नहीं, फाइनल आंसर बता दो मेरे को, रेशियो बता दो, रेशियो। 31। हाँ, कितना? 31। 31 चेक कर लेते हैं। 31, 31 गलत है। तो 21। हाँ, 21, 21 बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही, 21। अब किसका नहीं आया वो बता दो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू 21 आएगा। हाँ जी, हाँ सही है। अब किसका नहीं आया जल्दी से बता दो। तो मेरा 31 आ रहा पहले बताओ, एनपी, एनपी कितना है बिफोर वाला? है। 9,30,000। नहीं, यहाँ गलती है ना, यहाँ गलती है, दोबारा चेक करो। हाँ जी, और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं बोलो? नहीं। हाँ तो जी। मेरा भी 31 नहीं आया। कैसे? वही सेम स्टेप करो, लेट एनपी बिफोर टैक्स 100 मान लिया। अब टैक्स कितना पे किया? टैक्स हमने पे किया कितना? 40। सर मेरा आ गया 21। हाँ, गुड। टैक्स हमने 40 पे किया, तो एनपी आफ्टर कितना आया? एनपी आफ्टर आ गया 60। हम बोल रहे हैं 60, क्वेश्चन बोल रहे हैं 3,60,000, तो कर दो डिवाइड, और मल्टीप्लाई करो किससे? 100 से। तो ये 9 लाख कहां से आ रहे हैं? ये 6 लाख आ रहे हैं, ये 6 लाख आ गया। इसमें ब्याज जोड़ दो, 2 लाख का 15% 30,000, 30,000 का ब्याज जोड़ दिया तो 630 आ गया।
तो 630 डिवाइड बाई 30 आ गया 21। ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके दो तीन और रह गए। एक तो रह गया इसमें प्रोप्राइटरी रेशो, और एक रह गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। टोटल एसेट टू डेट रेशियो। हाँ, टोटल एसेट टू डेट भी रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये अपन फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, हो सकता है आज शाम को लगा लेंगे। ठीक है जी, तो चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।